इस थप्पड़ की गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी। थप्पड़ वाली कहानी का हो गया ड्रॉप सीन, और वो थप्पड़ जो गवर्नर के सामने पड़ा था, उसके बाद किसने किससे किस तरीके से राब्ता किया, अंदर की कहानी देने वाला हूं। ये सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, ये एक पैगाम था। जंग में शिया उलमा का मसला और फिर आर्मी चीफ से मुलाकात, ये मामला हुआ क्या है। एक लड़की की आहो बका कराची के अंदर, और फिर उसकी तफसील क्या निकली। एक बहुत ताकतवर सिंध की खातून को जरदारी ने क्या ऑफर की है, यह भी बताने वाला हूं। बारिश, करंट और मां बाप, 5 करोड़ रुपए किसे देने हैं। जमाते इस्लामी ने क्या मुर्तजा वहाब के खिलाफ महाज रोक दिया। कामरान टेसोरी का इंतजार अब कितना रह गया। आज के प्रोग्राम में हम आपको देने वाले हैं एक बार फिर तहलका खेज खबरें, लेकिन उन सब खबरों से पहले हमेशा की तरह दरख्वास्त करता हूं, डरना नहीं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, जरूर कीजिए, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शिकर से। इस थप्पड़ की गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी। बहुत बड़ी, और कल हमने आपको एक खबर दी थी, और उस खबर में यह था कि नए गवर्नर निहाल हाशमी अपनी पार्टी के सिंध के सरबरा यानी कि बशीर मेमन के घर पर गए। वहां फहद शफीक थे, वहां पर कई और लोग मौजूद थे, और वहां पर एक साबिक एमपीए के उम्मीदवार और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध के मीडिया के हेड, सोशल मीडिया के, और उसके साथ साथ मरियम नवाज और नवाज शरीफ के बड़े करीबी आदमी यानी के खुर्रम भट्टी को एक थप्पड़ मारने का वाकया पेश आया था। उसमें हुआ यह था कि कल हमने आपको ये कहानी बताई थी कि बशीर मेमन गुस्से में आ गए थे, अपने इख्तलाफात बताते रहे, और उस इख्तलाफात की सारी वजह मैंने अपने पिछले वीलॉग में दी है, और उसमें यह खबर आई कि खुर्रम भट्टी को थप्पड़ मारा गया है। यह खबर जैसे ही मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर मुख्तलिफ जगहों पर नशर होना शुरू हुई, उसके बाद सबके लग गई दौड़े, और उसके बाद इतलात ये आई है कि एक सहाफी ने मुझे यह बताया है कि बशीर मेमन ने बाकायदा चंद सहाफियों को फोन कर यह बात कही है कि जनाबे वाला मैंने थप्पड़ नहीं मारा है। यहां तक हुआ कि 1-2-3 सहाफियों ने मुझे यह खबर दी है कि उन्होंने बाकायदा खुर्रम भट्टी को फोन कर लिया, और फोन पर लेके सहाफियों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल की, और उसमें ये बात बताई कि जनाबे वाला मैंने थप्पड़ नहीं मारा है, बल्कि मैं तो हल्के हल्के गाल में यूं कर रहा था कि बेटा शेव तो बना लिया करो। तो लोगों ने कहा कि जनाब ये तो फिर खबर तो आपके यहां से गई थी, और खास तौर पे जो खबर का सोर्स था वो मुझे मालूम है कौन था, और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही शख्स था, और वो उसी महफिल के अंदर बैठा हुआ था। मगर खबर का तो काम है चल जाना, खबर चल गई, लेकिन दरअसल उसके बाद इतलात यह है कि बशीर मेमन ने और खुर्रम भट्टी के दरमियान राब्ता हुआ है, और उसमें निहाल हाशमी साहब ने भी कुछ ना कुछ कहीं ना कोई किरदार जरूर अदा किया है। तो यह मामला तो हुआ यहां पर खत्म शुद, मगर अगली बहुत बड़ी खबरें हमारे पास मौजूद है, और वो भी तहलका खेज खबरें मौजूद है। एक सबसे बड़ी खबर और सबसे अहम मामला ये आया है सामने कि जनाबे वाला फरियाल तारपुर आसिफ अली जरदारी की बहन, और कराची से लेकर पूरे सिंध और पूरे पाकिस्तान के अंदर मशहूर अदी के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है। इस बारे में किसी को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं कि फरियाल तारपुर साहिबा इस वक्त किस हद तक बाअसर खातून है। फरियाल तारपुर साहिबा के मुतालिक अगर आपको सिंध में किसी से भी पूछना हो, तो बल्कि आप किसी से भी पूछ लीजिए, तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी और खुद आसिफ अली जरदारी से भी ज्यादा ताकतवर सरकारी मशीनरी के अंदर और मुख्तलिफ डील्स के अंदर अगर किसी को ताकतवर तरीन खातून समझा जाता है तो वो फरियाल तारपुर है। फरियाल तारपुर यूं तो सूबाई असेंबली की रुकन है, लेकिन उन्हें वैसे तो अगर आप देखिए तो यहाँ कहा जाता है कि शायद पत्ता भी फरियाल तारपुर साहिबा की मर्जी के बगैर नहीं हिलता। ये एक मशहूर कहावत कही जाती है, लेकिन हकीकत कितनी है ये बात आप सब लोग जानते हैं। मगर हुआ ये है कि कल यानी कि 3-4 दिन पहले जब कराची के अंदर पार्लिमानी कमेटी का पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ था, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तारपुर, आसिफ अली जरदारी, मुराद अली शाह के अलावा तमाम बड़े
वुज़रा मुर्तज़ा वहाब और रुकने असेंबली भी मौजूद थे। वहां से अब ये इत्तलात आ रही है और कई लोगों ने इस बात को कोट किया है कि आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मैंने तो फरियाल से कहा है कि वो सिंध में एक बड़ा ही ताकतवर ओहदा ले ले, लेकिन फरियाल तारपुर ने किसी भी ओहदा लेने से इनकार कर दिया। अब फरियाल तारपुर साहिबा के पास सबसे बड़ा ओहदा क्या हो सकता है? फरियाल तारपुर साहिबा इस वक्त सिंध के अंदर इतनी ताकतवर खातून तस्वुर की जाती है कि उनके लिए छोटे मोटे वजीर और वजीर आला के अंडर में काम करना शायद उस तरीके से मुनासिब ना हो, लेकिन इतलात ही आ रही थी कि क्या पता जरदारी साहब ने ये ऑफर किया हो फरियाल तारपुर साहिबा को कि जनाब आप सीएम बन जाइए, वजीर आला बन जाइए। ये इससे कोई बईद भी नहीं कह सकती। एक वक्त ऐसा आएगा, मैं आपको अभी से लिख कर बता रहा हूं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब इस सारे मामला में गड़बड़ का उनसर पहुंचेगा और फरियाल तारपुर बाकायदा सिंध की वजीर आला हो भी सकती है। इस वक्त तो वो वैसे भी सिंध की वजीर आला के तौर पर ही कही जाती है और मुराद अली शाह को तो सिर्फ चंद फैसलों तक ही मुहित समझा जाता है, मगर कहा जाता है कि असल मामला जितने भी होते हैं, जितने भी मामला होते हैं, वो फरियाल तारपुर साहिबा की मर्जी के बगैर नहीं हो सकते। अब क्या ये तवक्को की जा रही है कि फरियाल तारपुर के लिए जल्दी ये मुतवक्किल और फरियाल तारपुर इस ऑफर को ले लेगी? लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि फरियाल तारपुर साहिबा फौरी तौर पर इस ऑफर को लेगी, क्योंकि अभी जाहिर है जब पावर वैसे ही इतनी ज्यादा मौजूद हो और हिलने जुलने वाली ना मौजूद हो तो फिर क्या हो सकता है। और आइंदा दिनों के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को सेफ जोन के अंदर समझती है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के हालात आपके सामने मौजूद है, बलूचिस्तान के हालात मौजूद है आपके सामने, पंजाब के अंदर मरियम नवाज साहिबा मौजूद है और सिंध को इस वक्त किसी भी तौर पर कहीं पर भी कोई भी पार्टी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। फिर अगले 1-1.5 साल तक तो ये पार्टी से मुराद आप समझ रहे ना, जो मुख्तदरा कुव्वतें हों, मुख्तदरा ताकतें हों या फिर दीगर लोग हों, तो जाहिर है सिंध के अंदर अभी वो मामला आपको नजर नहीं आएंगे और तमाम मामला सिस्टम दुकानदारियां सबकी बदस्तूर उसी तरीके से जारी है। लेकिन ये बात कही जा रही है कि अब मामला कुछ और भी रुख अख्तियार करते जा रहे हैं। यहाँ पर मुर्तजा वहाब जाहिर सबसे मजबूत विकेट समझी जाती है, दूसरे नंबर की विकेट समझी जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर, जिनके पास कराची की मेयरशिप है। अब थोड़ा सा वक्त बदला है उस इजलास के बाद और बिलावल भुट्टो जरदारी के यहाँ रहने के बाद कि अब बहुत सारे वुज़रा जो कि मुर्तजा वहाब को उस तरीके से ट्रीट नहीं करते थे, आजकल मुर्तजा वहाब के बड़े करीबी तस्वुर होने लग गए। उसमें जिया लंजार जैसे लोग भी हों कि जिया लंजार को लेकर अगर मुर्तजा वहाब साथ जा रहे हो, खुद मुर्तजा वहाब गाड़ी चला रहे हो, तो बहुत सारी चीजें तब्दील होती हुई आपको नजर आ रही है। एक खबर हमने आपको दी थी कि जमात इस्लामी तैयारी कर रही थी मुर्तजा वहाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए और उन्होंने कई लोगों से दस्तखत भी ले लिए थे, लेकिन अभी तक उन्होंने पिछले 1.5-2 महीने के अंदर उन्होंने अभी तक मुर्तजा वहाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की जो हकीकी कोशिशें होती हैं वो नहीं कि सिर्फ मीडिया प्रोपेगेंडा उन्होंने बहुत ज्यादा किया। अब हमारे पास इत्तलात आ रही है कि अभी तक जो दरख्वास्तें और जो तहरीक अदम एतमाद जमात इस्लामी ने लिखी थी कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हटा दिया जाए, अब तक लगता यह है कि जमात इस्लामी को ग्रीन सिग्नल नहीं आया। अच्छा, आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, आप मुझसे ज्यादा वाकिफकार हैं, क्योंकि जाहिर है अगर इनको हटाना है मुर्तजा वहाब को तो उसके लिए जरूरी होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम लोग कि जो के मुकर गए थे एक वक्त में वो भी उनके साथ आए और तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा चेयरमैन हैं वो भी उनके साथ आए। अब इस सारी सूरत हाल के लिए जरूरी है कि कहीं से इशारा, कहीं से कुछ कहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जाहिर सी बात है, आपको मालूम है कि तहरीक एतमाद चाहे वो कराची की सतह की हो चाहे वो वफाक की सतह की हो, वो इतना आसान काम नहीं होता है। यहाँ पर एक टाउन जो लियारी टाउन है उसके नाजिम को तो चलो हटा दिया गया या उससे इस्तीफा ले लिया गया और लियारी की सियासत ही कुछ अलग होती है, मगर अभी जो असल सियासत हो रही है या जो असल मामला होना है, लगता यह है कि मुर्तजा वहाब को इस वक्त मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का आशीर्वाद अब दोबारा से हासिल हो चुका है और उनके खिलाफ ज़ाहिर तहरीक अदम एतमाद इसलिए भी नहीं आ सकती क्योंकि जो मैंने आपको पहली खबर दी कि ताहाल अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर और वफाक के अंदर बहुत अशद जरूरत है और कोई भी ताकत है या कोई भी सियासी इत्तेहाद, चाहे वो मुस्लिम लीग नून का हो या दीगर हो या फिर कुछ और लोग हो, वो तमाम के तमाम लोग ये हरगिज नहीं चाहते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वफाक की सतह पर अभी नाराज करने के लिए कराची का महाज खोला जाए। तो इतलात जो आ रही है वो ये आ रही है कि वहां से ताल्लुकात बेहतर होंगे तब यहाँ से ताल्लुकात का ज़ाहिर है, वहां से ताल्लुकात खराब होंगे तो यहाँ से ताल्लुकात बेहतर होंगे और फिर जब बेहतर होंगे तो फिर उसके बाद ही मुर्तजा वहाब के हवाले से कुछ फैसला साजों का फैसला किया जाएगा। एक इत्तलात, एक खबर बहुत ज्यादा घूम रही थी कि हम्माद सिद्दीकी एमक्यूएम के एक रहनुमा रहे, तंजीमी कमेटी के बड़ा नाम रहे। हम्माद सिद्दीकी मुसलसल कोई 10-11 साल से लापता है, लेकिन अब इत्तलात ये आई थी कि उनकी वालिदा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मार्केट के अंदर ये बात बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही थी
कि जनाब हम्माद सिद्दीकी क्या वहां पर आए हैं और हम्माद सिद्दीकी के इस्तकबाल के लिए तमाम लोग वहां पर पहुंचे हैं और क्या मामला हुए। ताहाल इस हवाले से अभी तक मैंने बहुत सारे लोगों से मालूमात हासिल करने की कोशिश की है, ताहाल अभी तक किसी ने भी इस हवाले से हमारे पास कंफर्मेशन नहीं की है कि हम्माद सिद्दीकी वापस आ चुके हैं। जब ये खबर कंफर्मेशन हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम आपको बता देंगे। और जाहिर सी बात है इस वक्त हम्माद सिद्दीकी पर बेतहाशा मुकदमात है, उसमें बल्दिया टाउन की फैक्ट्री का केस हो और दीगर मामला भी हो, तो जाहिर है फौरी तौर पर तो बाहर नहीं आएंगे, लेकिन अगर बाहर आ भी गए या उनको सामने शो भी किया गया तो अभी तक हमारे पास इस हवाले से कोई इतलात नहीं है, कोई मुस्तदिका खबरें नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में और जगह जगह ये अफवाहें जरूर गर्दिश कर रही हैं, लेकिन इसमें हकीकत का कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात, एक ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मसलक शिया मसलक एक बहुत बड़ी ताकत रखता है, और बहुत बड़ी ताकत के साथ साथ इस वक्त जो मौजूदा ईरान के अंदर सूरत हाल है इसमें उनका किरदार यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। तो पाकिस्तान के शोबा ताल्लुकात आमा फ़ौज के या फिर किसी और हवाले से पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह यानी जो इस वक्त हैं आसिम मुनीर साहब, उनसे एक मुलाकात का एहतमाम किया गया था। उस मुलाकात के हवाले से एक बड़ा ही मामला अजीब व गरीब ये हुआ कि जनाब वहां पर जो कुछ उलमा इकराम थे उनका ताल्लुक MWM से बताया जाता है, यानी कि मुत्तहिदा वहदतुल मुस्लिमीन से भी उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। अभी पिछले दिनों कुछ उलमा इकराम ने उनमें से जाकर वहां पर कुछ ऐसी बातें कही है कि जिसमें ये बात जाहिर हो रही है कि जनाब कुछ अगर लोग यहाँ से अगर खुश नहीं है तो ईरान चले जाए या इस तरह की। अच्छा, मैंने इस हवाले से जरा सी तहकीक की और मैंने जरा सा मामला को जांचने की कोशिश की है। अच्छा, ये जो गुफ्तगू थी इसको बिल्कुल ही पैरामीटर से मुख्तलिफ बताया गया है। जो गुफ्तगू थी, एक बात जरा ध्यान में रखिएगा, कोई भी लीडर हो वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि कौन से अल्फाज का उन्हें कहाँ इस्तेमाल करना है और किस तरीके से करना है। और खासतौर पर अगर वो पाकिस्तान की फौज के सरबराह और दीगर लोगों पाकिस्तान के वजीर आज़म हो, उन्हें मालूम है कि कौन सा जुमला कहाँ पर किस तरीके से और किस अल्फाज में इस्तेमाल करना है। ये जो खबरें आ रही है, ये जो बयानात आ रहे हैं, ये दर हकीकत उससे बिल्कुल मुख्तलिफ आ रहे हैं। जो वहां पर गुफ्तगू हुई है उसे बिल्कुल ही अलग पैरामीटर से देखकर बताया जा रहा है और उसमें अलग से गुफ्तगू की जा रही है। मैंने जो अपनी जादूगरनी से मालूमात ली है, जो कुछ लोग वहां पर मौजूद थे उनका कहना ये कि गुफ्तगू इस तरीके से नहीं हुई थी, लेकिन कुछ लोग ज़ाहिर है वो उनकी भी सियासत होती है और हमारे यहाँ तो एक ट्रेंड है ना कि भाई जनाब इसके खिलाफ बात करेंगे तो ज्यादा फोकस आइटम बन जाता है, तो वो हुआ है। लेकिन ऐसा कोई सूरत हाल नहीं। अलबत्ता इसी वजह से जो नौरोज की तकरीबात का आगाज हो गया ईरान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर नौरोज का आगाज हो गया। मैं उसी खबर से लिंक खबर आपको बता रहा हूँ, नौरोज के अंदर हो गया है। और अभी जो नौरोज के हवाले से पिछले सालों के अंदर गुज़िश्ता 37-38 सालों से होता ये था कि नौरोज के दिन खास तौर पर जब नया साल शुरू होता है तो उस दिन जो खामनाई साहब थे वो बाकायदा खिताब करते थे, उनका पैगाम जारी होता था, उनका वीडियो पैगाम जारी होता था। मुस्तफा साहब नए खामनाई बने, जाहिर है मुस्तफा खामनाई साहब नए रहबर बने, तो उस सूरत हाल में और इस वक्त जो अमेरिका के हमले जारी हैं, इस वक्त इजराइल के हमले जारी हैं, इसलिए उनका तहरीरी बयान जारी किया गया। उस तहरीरी बयान में जो बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि मेरे वालिद को पाकिस्तान बहुत ज्यादा पसंद था और मेरे वालिद को पाकिस्तान से बड़ी तवक्कुआत थी। अच्छा, उन्होंने पाकिस्तान का बड़े अच्छे लफ्जों में इस्तेमाल किया, उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी बड़े अच्छे लफ्जों में इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान ने इस वक्त अगर आप देखिए कि ईरान ने जिन दो मुल्कों की तारीफ की है उसमें पाकिस्तान और रूस शामिल है। ईरान ने खास तौर पर इस हवाले से गुफ्तगू की है, मगर कुछ जरा से बड़े अहम मामला सामने आ रहे हैं। अगर आप ईरान की क़यादत को देखेंगे इस वक्त, तो वो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और मौजूदा मुक़तदरा कुव्वतों के बड़े साथ नजर आती है। लेकिन कुछ जो यहाँ पर लोग हैं या कुछ जो उलमा इकराम हैं, या बल्कि उलमा इकराम में नहीं कह सकता, जिनका कुछ मुख्तलिफ सियासी ग्रुपों से ताल्लुक है, वो खास तौर पर ये इस वक्त ये शो करना चाहते हैं कि जनाब पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो गए और इंतहाई मामला खराब हो गए। अच्छा, ऐसी सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान ने इस वक्त अब तक की जो मेरी मालूमात सामने आ रही है उसमें ईरानी क़यादत बार बार, यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो इजलास हुआ उसके अंदर भी ईरान के जो सफ़ीर थे उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बेहतर अल्फाज का इस्तेमाल किया। कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर ये ख्वाहिश रखते हैं कि पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज को, हमेशा कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो एक तरफ हो जाए, यानी कि पाकिस्तान ये कह दे कि जनाब मैं ईरान के मुख्तलिफ मुकम्मल साथ हूँ। एक लोगों की सोच है कि वो कह दे कि पाकिस्तान सऊदी अरब के बिल्कुल साथ है और वो ईरान के मुखालिफ खड़ा हो जाए। कुछ लोगों की सोच है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के इस तरफ हो जाए, कुछ लोग ईरान की इस तरफ हो जाए। अच्छा, ये हर एक का अपना अपना ओपिनियन है।
पाकिस्तान में एक तबका मजहबी हवालों से ईरान के बहुत करीब तस्वुर किया जाता है, तो एक तबका मजहबी हवाले से ही ईरान के मुखालफत में नजर आता है। इन सब से कतई नजर होना ये चाहिए और क्या सोचना चाहिए, हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए और हमें क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी उनसर है। जब पाकिस्तान की इंडिया के साथ जंग हुई थी तो ईरान पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से खड़ा हुआ था, और पाकिस्तान के साथ जाहिर जंग में वो बराह रास्त इन्वॉल्व नहीं था कि पाकिस्तान ईरान ने अपने फौजी भेजे हों, ईरान ने अपनी तमाम चीजें भेजी हो और ईरान उसके साथ खड़ा हो। सेम मामला सऊदी अरब के साथ था। पाकिस्तान और इंडिया की जंग के दौरान सऊदी अरब दोनों तरफ से के साथ खड़ा था। तो पाकिस्तान को भी इसी तरीके से अपनी पॉलिसीज रखनी चाहिए। मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि जब हमारी अपनी जंग हो, जब हमारे अपने मामलात हों, तो फिर आप जाहिर है अपने आपको अकेली लड़ाई लड़नी पड़ती है या आपको सबके साथ उसी तरीके से रहना पड़ता है। लेकिन मामला सारा यह है कि यहाँ सारी सूरत इस बात को देखनी चाहिए कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं और कौन हमारी जंग में, हमारा मजहबी ताल्लुकात बहुत सारे मुल्कों से हो सकते हैं, लेकिन हमारे जमीनी ताल्लुकात कहाँ पर है, ये बात देखना बहुत ज्यादा जरूरी एलिमेंट होता है। मैं आपको बड़े खुले आंखों से बात बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग मुकम्मल तौर पर सऊदीया की तरफ झुकाव रखना चाहते हैं या कुछ लोग मुकम्मल तौर पर ईरान की तरफ झुकाव रखना चाहते हैं, मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि हमें देखना चाहिए कि उन्होंने हमारी जंग के दौरान हमारे साथ किस तरीके से सिफारती तौर पर खड़े थे, तो हमें भी सिफारती तौर पर खड़ा रहना चाहिए। अगर वो हमारे खिलाफ जंग में अगर दूसरी तरफ खड़े होते तो हमें भी दूसरी तरफ खड़ा होना चाहिए। अगर वो जंग में हमारे साथ असला लेकर हमारे साथ खड़े होते तो हमें भी उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। लेकिन आपने पाकिस्तान और इंडिया की जंग के दौरान ये सब चीजें देख ली थी कि सिफारती सतह पर सब लोग कह रहे थे कि ये जो हमले हुए ठीक नहीं हुए और इन्होंने ठीक नहीं किया और ऐसा नहीं किया और ऐसा नहीं किया। मेरा भी जाती ख्याल ये है, मैं अपना जाती ख्याल की बात करता हूँ कि जनाब मेरा जाती ख्याल ये है कि हमारे मजहबी ताल्लुकात या दीगर ताल्लुकात के से बाला होकर जरा सा ये बात भी सोचनी चाहिए कि जमीनी हकाइक क्या हैं और हम कहाँ रहते हैं। यकीनी तौर पर हमारे ताल्लुकात सबसे होने चाहिए। जब हमने साहब को पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अजीज है, सऊदी अरब को भी पाकिस्तान बहुत अजीज है, पाकिस्तानियों को ईरान और सऊदी अरब दोनों बहुत ज़्यादा अजीज है। लेकिन जो फॉरेन पॉलिसीज के मामलात होते हैं या दीगर मामलात होते हैं, मुझसे आप इख्तलाफ 1000 बार कर सकते हैं, मुझसे आप इख्तलाफ कई बार कर सकते हैं, लेकिन आपको जमीन को देख कर काम करना चाहिए कि जमीन इस वक्त क्या कह रही है और जमीनी हकाइक क्या है। जमीनी हकाइक के बरखिलाफ आप जब कभी भी जाएंगे तो उसमें आपको हमेशा से नुकसान होता है। मैं नहीं जानता कि पाकिस्तान की इस वक्त स्ट्रेटेजी क्या है कि पाकिस्तान किस तरफ जाएगा, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हमारे साथ अगर जब बुरा होता है तो उस वक्त हमारे साथ सबका क्या रवैया होता है, उसी रवैये को सामने रखते हुए हमें दूसरे फैसले करने चाहिए। एक और बड़ी खबर, खैर मुझे 2-4 और बड़ी खबरें भी देनी थी आपको कि क्या मामला हुआ है और वो किराएदार वाले मामला। अच्छा, पेट्रोल की कीमतों में मैं आपको बता दूं कि मुतवक्के है अगले हफ्ते के अंदर 50 रुपए से ज्यादा का फिर इजाफा मुतवक्के। ये मैं आपको इसलिए खबर दे रहा हूं कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जनाब उन्हें मामला क्या है, लेकिन इंटरनेशनली और पाकिस्तान की इस वक्त जो मार्केट सूरत हाल है उसमें ये नजर आ रहा है, वाज़े तौर पर मुझे नजर आ रहा है कि अब हुकूमत 50 रुपए यकीनन बढ़ाएगी और ये बढ़ाने का अमल मेरा ख्याल से तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी अगले हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगा। अगले हफ्ते में कब होता है, लेकिन जो मेरे पास आदत शुमार आ रहे हैं, जो मेरे पास मालूमात आ रही है, उसके मुताबिक पाकिस्तान की हुकूमत 100% पेट्रोल बम गिराने के लिए तैयार बैठी हुई है पाकिस्तान की आवाम पर, और ये 50 से 75 रुपए के दरमियान ये किसी वक्त भी गिरा देंगे अगले हफ्ते में, ईद के फौरन बाद वाले हफ्ते के अंदर, और ज़ाहिर है उससे नुकसान भी होगा। एक और बात, खातून की बहुत ज्यादा वीडियो चली थी कि मेरी जगह पर कब्जा कर लिया गया, मेरी जगह पर कब्जा कर लिया गया। मैं आपको बड़ी मुसद्दिका इत्तला देता हूँ, दर हकीकत वो मामला कब्जे का नहीं था बल्कि किसी और चीज का मामला है। फिर कभी अगर वक्त रहा तो उस हवाले से मैं आपको तफसील के साथ बता दूंगा कि ये मामला है क्या, लेकिन ये किसी की जगह पर कब्जे का मामला नहीं था बल्कि इंटरनल कुछ मामला थे। वो मेरे ख्याल से शायद अगले इसी 1-2 दिन के अंदर सॉल्व हो जाएंगे, तो वो भी इतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक और बात ये कि एक केई पर एक केस किया था एक बाप बेटे की हलाकत का मामला था, तो अदालत ने फैसला दे दिया है कि तकरीबन 5 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करना पड़ेगा केई को। अब केई इसको हर्जाने को अदा करती है या फिर अगली अदालत में रुजू करती है, ये बड़ी अहम दिलचस्प खबर होगी। मगर अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खुर्रम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।